जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का पेपर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो पेपर है 2023 का है। इसके पहले जो हम 2024 का मॉडल पेपर था उसे हम एक एक करके सारा सॉल्यूशन देख चुके हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विज्ञान पेपर सॉल्यूशन 2023। ठीक है, इसमें देखिए आप केवल 2 साल का, आप कुछ भी नहीं पढ़े, उन विद्यार्थी के लिए जो कुछ भी साल भर नहीं पढ़े हैं, केवल हमारे साथ जुड़ जाएं 2 महीना नहीं, 1 भी महीना आप जुड़ जाएंगे ना तो इतना कंफर्म 80 से 85% आप नंबर एज इट इज ला देंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान पेपर सॉल्यूशन 2023। आपके सामने ये प्यारा सा सॉल्यूशन देखिए, क्या इसी का हम सॉल्यूशन आप देखने वाले, इसे हम ढक देते हैं। ठीक है, देखिए इतनी चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। इतना ये आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, पेपर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, हमने अनुक्रमांक और नाम ढक दिया। ठीक है, ये किसी से लिया गया है पेपर। ठीक है, ये पेपर की बात की जाए तो ये आपका कक्षा 10 का किसका है, ये आपका कक्षा 10 का है। ठीक है, कक्षा 10th का आपका पेपर, वो भी किसका, विज्ञान का। कोड की बात की जाए तो 824 ईओ, कोड से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप केवल 2 साल का पेपर 1-2 कोड का आप कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग, पृष्ठ की बात की जाए तो टोटल 12 पृष्ठ का रहता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों रहता है। ठीक है, तो एक बार हम हिंदी वर्जन को आपको डिटेल में बताएंगे, उसके बाद इंग्लिश वर्जन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ये देखिए टाइमिंग की बात की जाए तो आपको टोटल कितना, देखो टाइमिंग की बात की 3 घंटा 15 मिनट, कितना 3 घंटा 15 मिनट रहता है। और इसमें बात की जाए पूर्णांक की तो 70 नंबर आपका टोटल पूर्णांक रहता है। कितना, 70 नंबर आपका टोटल पूर्णांक रहता है। ठीक है, और कुछ ओमार सीट के बारे में यहाँ से देखिए बता देते हैं। टोटल देखा जाए तो 15 मिनट विद्यार्थी को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। जो भी प्रश्न पत्र रहता है खंड अ और खंड ब में विभाजित रहता है, खंड अ और खंड ब में विभाजित रहता है। ठीक है, खंड जो अ और ब, ठीक है, 3 उपखंडों में विभाजित होता है, क ख ग। यानी इसमें पहले फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होती है, फिर बायो होता है। मतलब पहले देखा जाए आपका भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान के रूप में होता है। ठीक है, देखिए खंड अ जो होता है आपका क्या होता है, ओमार सीट। टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं, वो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं, उसको ओएमआर सीट पे आपको करना रहेगा। किस पे, ओएमआर सीट पे रहना रहेगा। ठीक है, ओएमआर सीट, कुछ निर्देश पढ़ लीजिए। ओएमआर सीट पे यदि आप काले या नीले पेन कुछ भी लगा सकते हैं, मगर आप क्या करिएगा, ब्लैक पेन लीजिएगा जो थोड़ा सा मोटा आता है। ठीक है, उससे यदि आप उसमें देखिए, इसमें जैसे मान लेते हैं ए रहेगा, ठीक है, इसमें ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसे आपको जैसे पहले का मान लेते हैं, क्या होगा, पहले का आपका डी सही है, तो आप इसे पूरा एकदम से ब्लैक करेंगे तो पेन लेके जाना थोड़ा सा मोटा वाला। अब 10 रुपये खरीदेंगे, बोलेंगे 1 mm का हमें पेन दे दीजिए तो दे देगा वो। ठीक, एक बार यदि आप टिक मार दिए तो इसे अब जैसे नहीं होता थूक लगा के ऐसे रगड़ के मिटा दिए, तो ऐसा मत करिएगा, आपसे अनुरोध है। क्योंकि जो ओएमआर सीट रहती है वो आपकी किससे चेक होती है, कंप्यूटराइज होती है। ठीक है, आप यदि दोबारा क्या व्हाइटनर लगाए चाहें तब भी उसमें नहीं होगा। ठीक, यहाँ से कुछ निर्देश दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओएमआर जितना भी रहेगा 1 नंबर का रहेगा, इसमें किसी भी तरह का माइनस मार्क वगैरह नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए इतना आपके निर्देश तो पढ़ ही लिए होंगे। ठीक, आप तो ये समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सावधानियां बरत के करिएगा। ठीक, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। खंड अ, खंड अ पे खंड क उपखंड हो गया, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो इसे हम डिटेल में एकदम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुविकल्पीय क्या रखा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। देखिए हमारे पास दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये क्या रखा, कौन सा, ठीक है, लिखा किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता दिखाई देता। तो समतल दर्पण जो हमारे घर में होता तो ऐसा कुछ करता नहीं है। हमारे पास उत्तल दर्पण दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे रखा अवतल, इनमें से कोई नहीं। अवतल जो दर्पण रहता है वो प्रतिबिंब क्या बनता, आभासी बनाता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनाता, तो ये बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात, आप पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। पहला दे रखा परितारिका,
दृष्टिपटल या पुटिका या कार्निया होता। क्या? कार्निया होता। अब देखिए सबसे पहले क्या होता, मानव आई देखा जाए तो ये तुम्हारे पास होता है। यदि आप दोष पढ़े होंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये आपकी आंखें हो गई। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल बना है। देखो यहाँ से जो प्रतिबिंब जाती है तो हमारे यहाँ पीछे एक क्या होता है, रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना पे सारा प्रतिबिंब बनता है जिस समय कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? इसे इंग्लिश में बात की जाए तो रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेटिना। ये वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? रेटिना। और हिंदी में बात की जाए तो दृष्टिपटल। तो ये बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश रखेंगे तो काम बन जाएगा बहुत तगड़ा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर हमसे कह रखा श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? पहला पीला, दूसरा बैगनी, तीसरा लाल और चौथा नारंगी। आपको बता देते हैं ये प्रिज्म। सबसे पहले देखो, आपको ये प्रिज्म जब बनाएंगे तो हमारी जो लाइट जब प्रिज्म की गिरती है तो 7 कलरों में डिवीजन हो जाती है। उस 7 कलर को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, आप जब प्रिज्म पढ़ेंगे देखो ऐसे जब लाइट डाली जाती तो ऐसे 7 कलरों में क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे विभाजित हो जाती है। तो कह रखा है, ठीक है, श्वेत सबसे अधिकतम विचलित होता है। सबसे अधिकतम विचलित होता उसे तुम्हें बताना। देखिए ये सबसे नीचे से विबग्योर रहता, सबसे ऊपर रेड रहता। तो ये विबग्योर मतलब बैगनी कलर का होता। विबग्योर सबसे नीचे रहता, विचलन इसका कोण सबसे ज्यादा रहता। तो बैगनी कहीं दिया तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बैगनी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब यदि कोई भी प्रिज्म पर श्वेत मतलब सफेद लाइट डाली जाती है तो 7 कलरों में ऐसे डिवीजन हो जाती है। विब देखो, वी से क्या हो जाएगा, यानी वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो जो वायलेट बैगनी कलर होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे कम होता है। इसीलिए जो जितने भी आपके लाइट वेट होती है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि उसका विचलन कोण कम रहेगा तो दूर तक हमें आराम से दिखेगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, कह रखा एक विद्युत केतली से होकर प्रभावित विद्युत धारा को दुगना कर दिया, यानी विद्युत धारा को यदि तुम दुगना कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि H बराबर I² RT पढ़े होंगे। ठीक है, तो कह रखा कोई केतली है जिसमें विद्युत धारा मतलब I के मान को दुगना कर दिया जाता तो उष्मा क्या होगी, विद्युत उष्मा क्या होगी, उसकी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी 4 गुना हो जाएगी। तो इस पे आप 4 गुना पे लगा देना। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, कह रखा यानी विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी पदार्थ होता पीतल या मुलायम लोहा या एल्युमिनियम या स्टील होता। देखिए आप सोलेनाइड जब आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या कर दिया जाता है, एक ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर ली जाती है। क्या हो जाती है, सॉफ्ट आयरन कोर ली जाती है। इसी के ऊपर ऐसे क्या कर देते हैं हम, ऐसे करके और इसे क्या कर देते हैं, ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं। ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं कि नहीं। तो ये जो यूज किया गया है, ये जो यूज किया गया तो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, यानी मुलायम लोहा होता। तो मुलायम लोहा क्या हो जाता है, इसमें उपयोग किया सबसे अच्छा होता। तो मुलायम लोहा इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, 6ठा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है। 6ठा नंबर पूछा है कौन सा किरण आरेख सही है। मतलब ये जो दर्पण है वो ये दर्पण है, क्या हो गया, इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसके देखिए अब ये जो दर्पण होता ये कह रखा है क्या हो सकता है, तो बताओ यहां से जाएगा तो इधर तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ये क्या कर देता, किसी भी प्रतिबिंब को ऐसे फैलाने का काम करता। तो ये तो रॉन्ग नहीं हो गया, एक जगह इकट्ठा कर रहा। ये भी तुम्हारे पास ये वाला सी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन, सी वाला इधर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो ये सीधे जाती, कोई भी यदि सीधे रखी जाती फोकस पे, ठीक, तो फोकस पे आती हुई प्रतीत होती, क्या होती, आती हुई प्रतीत होती है। देखो आती हुई प्रतीत हो, एक्चुअल में जा रही इधर मगर आती हुई प्रतीत F पर होती है। तो आपका 6ठा का सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया जाए। देखिए ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है मगर सुन लीजिए, क्योंकि मोटर और जनरेटर आपके सिलेबस से काट दिया गया। लिखा विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो आपके घर में नल में मोटर लगा होता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। उसे जब हम विद्युत देंगे तो चलेगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब इसकी जगह यदि जनरेटर दे दिया जाए तो जनरेटर पहले चलाया जाता है यांत्रिक ऊर्जा, जब वो बिजली देता तो उसे विद्युत ऊर्जा। तो कह रखा मोटर क्या परिवर्तित करता, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसा कुछ नहीं होता। पहला हो गया मोटर कहा, याद रखना। ठीक है, ये क्या कर देता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, हमारी मोटर जो हमारे घर पे होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा ऐसा तो कुछ नहीं होता, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा नहीं। तो डी वाला सही होता है, तुम्हारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मगर ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। ठीक है,
देखिए आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। थोड़ा सा हम 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आ रहा तो अच्छी बात है, ठीक। कह रखा शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु पहला एक समांगी मिश्रण, दूसरा धातुओं का मिश्रण या यौगिकों का मिश्रण, उपयोग तो कोई नहीं। यदि वायु में देखा जाए तो आपके क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कामा नाइट्रोजन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डस्ट पार्टिकल होते, मगर ये सब एक समान रूप से मिले होते, इसीलिए क्या होता है, ये समांगी मिश्रण। जो शुद्ध वायु होता है क्या होता है आपका, समांगी मिश्रण होता है, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एल्कीन, एल्कीन तुम्हारे पास क्या होता है, एल्कीन होता है, ठीक है। इसे फार्मूला लिखेंगे एल्कीन। अब इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। एल्कीन पूछा, याद रखना एल्केन एल्कीन, थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं। एल्केन जब रहेगा, ठीक है, तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, Cn और H2n प्लस में कितना होता है 2। यदि तुमसे कह देगा एल्कीन, कह देगा क्या कर देगा, एल्कीन कह देगा तो CnH2n होता। यदि आपसे बोल दिया एल्काइन पूछ दिया जाए, एल्काइन पूछ दिया जाए तो क्या होगा, CnH2n और -2 होता, इतना तुमसे होता, ठीक है। तो हमसे दूसरा नंबर पूछा, एल्कीन पूछा है, ठीक है। इसे थोड़ा सा इंग्लिश में जाकर देखेंगे तो सही रहेगा। एन रहेगा तो ये तो इसके लिए ये फार्मूला, इन रहेगा तो ये फार्मूला, आइन रहेगा तो ये फार्मूला। तो हमसे पूछा एल्कीन यानी दूसरा फार्मूला। अब किस पे दूसरा फार्मूला बैठ गया, इस पे तुम यदि दूसरे का फार्मूला बैठाओ तो कितना हो जाए, यदि एन का मान तुम 3 रखो तो 3 दूना 6, मतलब पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पे देख लेते हैं, इस पे यदि तुम बैठाओ तो कितना हो जाएगा, यदि तुम इस पे रखो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 4 होगा, तो ये तो होगा नहीं। इस पे ये वाला फार्मूला इस पे बैठा, क्यों, क्योंकि देखो 2 एक नम 2 और 2 दूना 4, 2 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये तुम्हारे पास एल्काइन है। इस पे आ जाते हैं, ये एल्केन है, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब ये पहले फार्मूले पर बैठ रहा है, ठीक। ये हो गया C4H10, 4 दूना 8, 8 दू 10, मतलब ये वाला, ये और ये दोनों पहले फार्मूले पर बैठ रहे हैं, ये तीसरे फार्मूले पे हमसे पूछा एल्कीन, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। इसे तो बिना आंख मुंह नहीं मार देंगे, क्योंकि देखो जिसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है क्या होता है, उदासीन होता। यदि 7 से तुम इस साइड जाओगे, यदि तुम यहाँ पर बनाना चाहोगे, ठीक, ऐसे हो गया, ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट 7 हो गया, इधर तुम मान ले 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक 4 हो गया, और यहाँ से मान लेते 3 2 1, इधर तुम्हारी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, इधर तुम जाओगे 8 9 10 11 12, तो इधर तुम्हारी क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, इधर अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और इधर तुम्हें क्या हो जाएगी, बेसिक। अब एग्जैक्ट इस पे रहेगा तो क्या रहेगा, उदासीन। तो जल क्या होता है, उदासीन होता, तो उदासीन पे लगा दिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, आपके 11 नंबर क्या हो गया, आपके सिलेबस में नहीं है, याद रखना आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि ये तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर काट दिया गया है, ठीक है, ठीक। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या पूछ दिया, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों के सुलेम ए को बी से तुम्हें मिलाना है, क्या इनका पदार्थ का उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले दे रखा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है मूर्ति बनाने में किया जाता है, तो पहले का आप मिलाइए किस पे, दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले का किस पे निकालिए, दूसरे नंबर पे, यस आर नो, पहले मिला लीजिए। देखो पहले तुम मिला देंगे, फिर यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही आपको टिक मारना है, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मूर्ति बनाने में किया जाता, और हमारे पास बी मतलब कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किस में यूज किया जाता है, साबुन बनाने में, क्योंकि हमारा क्या बनाना है, साबुन बनाने, तो यानी बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं इन दोनों पे, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक तरह का प्रति अम्ल होता है, मतलब हमारे जो पेट में गैस बनता है तो उसे निकालने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग, ब्लीचिंग पाउडर जो हम किसी चीज को नाली उली में डालते हैं कीड़ानाशक होता, तो इस पे आप टिक मार देंगे, यस आर नो, ठीक है। तो यानी पहले का ए हो गया, कहीं मैच कर रहा, पहले का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मगर बी वाला सेकंड नहीं, पहले का सेकंड है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पहले का सेकंड ये हो जाएगा, तो पहले ही मिल गया, तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं। देखो ए का सेकंड और बी का क्या बोले, फर्स्ट पे, देखो बी का फर्स्ट तो बी का फर्स्ट हो गया, सी का जो मिला है सबसे लास्ट पे मिला, यहाँ हो गया डी पे, तुम 2 मिला दोगे अपने आप मैच कर जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ गए 13 नंबर पे। 13 नंबर आपसे क्या पूछ दिया, कह रखा है लिखा निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज, क्या कह रखा, मेथिल ऑरेंज, लाइट भी चली गई भाई गजब, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मेथिल ऑरेंज मिलाने पर
कौन सा लाल हो जाता। देखिए अब तुम किसी भी मेथिल ऑरेंज को तुम अम्ल में मिलाओगे, किसमें अम्ल मिलाओगे तो लाल कलर का होगा। तो NaCl एक तरह का साल्ट है, तो ये तो होगा नहीं। अब तुम्हारे पास H2SO4 एक तरह का क्या होता है, अम्ल होता है, तो अम्ल इज द करेक्ट ऑप्शन। KOH ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो होता है विलियम क्षार होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ग्लूकोज तो नॉर्मल है, तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम क्या आ जाते हैं 14 नंबर पे। पूछा है नवीनीकरण ऊर्जा का एक पर्यावरण हितोषी स्रोत है। हितोषी स्रोत मतलब जो हमें ज्यादा नुकसानदेह नहीं हो, मतलब जैसे पेट्रोल जलाएंगे तो उससे हमारे पास क्या होता है, निकलती क्या, बहुत सारी खराब गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए पर्यावरण के लिए खराब है। कोयला भी जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो पवन ऊर्जा जो होती है ये भी करेक्ट है। प्राकृतिक गैस CNG भी, जैसे ये नेचुरल गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस में CNG, एटलीस्ट ये दोनों, मगर एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारे पास पवन ऊर्जा प्राकृतिक गैस होगी, मगर एक्चुअल में करेक्ट देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ये दोनों होगा। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अनुवांशिक के बारे में बहुत सारी खोज की थी। तो पहला लिखा अनुवांशिक के क्षेत्र में, दूसरा DNA के क्षेत्र में, ऐसे DNA के क्षेत्र में कुछ नहीं किए थे ये। ठीक है, सूजनीय के लिए या जैव विविधता के संचरण में, तो पहला ऑप्शन इन्होंने क्या अनुवांशिक के बारे में बहुत बड़ा रिसर्च किया था, इसीलिए क्या बोला जाता है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिक के पिता किसे बोला जाता है, इसके ये पापा हैं। ठीक है, ये होगा। अब पूछा 16 नंबर, शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहां पर, यानी शुक्रवाहिनियों में। शुक्रवाहिनियां मतलब जो ले जाते हैं, नली, नली में तो होता नहीं। अंडाशय ये तो फीमेल में पाया जाता है। यकृत मतलब लीवर में तो होता नहीं, वृषण में होता है। वृषण मतलब टेस्टिस होता है। क्या होता है, यहां से देखा जाए तो टेस्टिस इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब 17 नंबर हमसे क्या पूछा, कूपिका। कूपिका मतलब एल्वुलाई के बारे में। कूपिका हमारे वायु कोष्ठकी होती, जो हमारी लंग्स होता, फेफड़ा होता, फेफड़ा को जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन कूपिका होता है। एक्चुअल में गैस का तुम्हारे पास एक्सचेंज वहीं पर होता है। देखिए ये हमारे पास ये होगा, थोड़ा सा टाइम खत्म नहीं है, नहीं तो इसे बता दिया जाता है एकदम अच्छे तरीके। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गए, लंग्स हो गए। देखिए यहाँ से हमारी नसें आती हैं, तो लास्ट में जो ऐसे बचा हुआ पदार्थ है, ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं, कूपिका यानी एल्वुलाई बोलते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पर होता है, फेफड़े के अंदर होता है। यकृत में नहीं, फेफड़े में, यस सर, फेफड़े में होता है। अमाशय, अमाशय में तो नहीं होता, जीभ पे तो नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला बी वाला इस पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 18 नंबर लिखा, पौधों में जल यानी परिवहन हेतु होता है। मतलब जल मतलब पौधा जो होता है, देखिए ये पौधों में क्या होता है, ये जड़ वाला पोर्शन है, ये तुम्हारे पास पत्तियों वाला पोर्शन। तो ये क्या रखा, देखो जल को कौन ले जाता है, देखो जाइलम ले जाता है। ज से जाइलम और ज से जल होगा। फ्लोएम क्या होता है, फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ऐसे याद रखिएगा। ज से जाइलम, तो जाइलम क्या कर देता, पानी को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो जाइलम कहीं लिखा, पहला फ्लोएम, तो ऑप्शन खत्म। रंध्र जो होता है गैस का एक्सचेंज करता, तो ये नहीं होगा। पिथ, पिथ भी नहीं होगा, तो जाइलम इज द करेक्ट ऑप्शन, ये होगा सही ऑप्शन। ठीक है, अब 19 नंबर दे दिया जाए। ठीक है, 19 और 20 नंबर लिखा, एक स्वस्थ व्यक्ति में समान दाब रक्तदाब होता है। समांतर रक्तदाब कितना होता है, 120, 100। देखो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सिस्टोल होता है, जिसका प्रेशर देखा जाए तो 120 होता है। एक हमारे पास क्या होता है, डायस्टोल होता है। क्या होता है, डायस्टोल। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, तो उस समय हमारा प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा, 120 रहता है। हार्ट जब सिकुड़ गया तो बताओ क्या करेगा, ऐसा खुलेगा कि नहीं, जब खुलेगा तो उस समय डायस्टोल होता है, तो उस समय हमारा हार्ट कितना प्रेशर आता है, 80। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो 100, इसे लिखने के लिए लिखा जाता है 120 ऐसे करके 80 यम HG लिख दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो 140 होगा तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। 120 80 तुम्हारे पास एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछा है, भारत के जल पुरुष कहा किसे कहा जाता है। तो हमारे पास राजेंद्र जो सिंह थे, उन्हें क्या बोला जाता है, भारत के जल पुरुष बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला लिखा बिंदेश्वर पाठक, इन्हें नहीं बोला जाता। JC चौधरी, इन्हें नहीं बोला। सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये भी नहीं बोला जाता। तो राजेंद्र सिंह को हम क्या बोलते हैं, जलमैन बोलते हैं। मतलब जैसे सुपरमैन होते हैं ना, आयरन मैन, उसी तरह से हमारे भारत के ये जलमैन है। ठीक है, ये याद हो गया आपके इतना। ये 20 क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा इधर आप देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये हो गया। इनके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इन्हीं के ऊपर ही आपको बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, इनको पूरा अच्छे से आपको डिटेल में पूरा समझा दिया जाएगा। तो पहले लिखा, उत्तल दर्पण द्वारा ध्रुव तथा अनंत के बीच एक प्रतिबिंब बनाना, जो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है।
ठीक है, ये हो गया। फिर चित्र देख कर बनाना दीर्घदृष्टि दोष किसे बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, बात एक ही है। मतलब इतना करने के बाद यहाँ तक फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दे रखा जो 4 नंबर का है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं 23 नंबर क्या पूछा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी तुमसे पूछा। यहाँ तक फिर इससे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, अब इधर क्या रखा, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। और जैसे तुम्हारे घर में मीटर लगा था, कहते किलोवाट का लगा, 1 किलो 2 किलोवाट, तो वही चीजें परिभाषित करना है। और कितना जूल के बराबर होता है ये बनाना है। फिर तुम्हें इसमें एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 नंबर, फिर क्या दे रखा, तुमसे ये क्वेश्चन करेंगे तो टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएगा। आपको यदि 6 नंबर यहाँ भी नहीं आता है, ठीक है, यहाँ भर भी नहीं आता, तो नीचे अथवा करके दिया, इसे भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्हीं के ऊपर आएगा, थोड़ा सा लेंदी रहेगा मगर आएगा। ठीक है, इतना कंफर्म है। इस पे यूपीएससी नेम आपको लिखना है, इस पे भी देखो एक यूपीएससी नेम यहाँ 2 3 4, ये भी कितना नंबर, हर एक का एक नंबर का रहता है, ये 4 नंबर का टोटल रहता। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। इधर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपके बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर दे रखा है, ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपसे काट दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा क्लोरीन परमाणु का 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया, आवर्त सारणी में किस स्थिति में संयोजकता वगैरह सारा बताना, तो ये भी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो कंफर्म बात आता, देखो 6 नंबर का है। तुम्हें क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, 1 2 3 4 को क्या कर देना, संतुलित करना, और हर एक का कितना, 1.5 नंबर, तो 1.5 गुणे 4 बराबर 6 नंबर, इसे आपको संतुलित करना है। ठीक है, ये तो हम चुटकियों में करा देंगे आपको, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। आपको ये भी नहीं मन करना था तो ये नीचे वाला कर दीजिए। ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, ये आपको कर देंगे। ठीक, ये भी आपका 2 2 4 2 6 नंबर का है। ठीक है, अब खंड जो बी है, खंड आपका ग है, नीचे दिया गया है, मेंडल के नियम का वर्णन करना, नियम के मेंडल का करेंगे तो ये 4 नंबर का है। एक आवृत्ति पौधों में, ठीक है, निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन बताना, मतलब यदि हमारे प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होती है, फ्लावर से वो फ्रूट बन जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है डिटेल में, 4 नंबर का हो जाएगा। लिखा पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R का होता है। ठीक, जैसे नहीं R इन्हीं का आपको फुल नेम लिख देना, इनके बारे में टोटल लिख देना, 5 R एक होता है तो उसी पे आपको लिख देना, काम खत्म, ये 4 हो जाएगा। ये भी 4 नंबर का है। मानव में नर जनन प्रजनन तंत्र का तुम्हें क्या करना है, सचित्र वर्णन करना, 6 नंबर का है। या तुम पुष्प पौधों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए, लैंगिक जनन पे क्या करना है, निबंध लिखना। ये तुम्हारे पास टोटल हो जाएगा, किसके बारे में, इनके बारे में। तो ये हो गया इनके बारे में 6 नंबर का। ठीक है, तो आप यहाँ तक देखिए, आपको एमसीक्यू देख लिए। ठीक है, एमसीक्यू कहीं नोट कर लीजिएगा, आप केवल एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारा सब्जेक्ट का, ठीक है, 50 रुपये कॉपी खरीदिएगा, हम सारा सब्जेक्ट का कराएंगे, वहाँ आप नोट करते चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।